बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। सॉरी मैं अपने अलार्म्स बंद कर लूँ। ये अलार्म जो है ना, जब तक हम लाइव नहीं जाते तो ये अलार्म जा रहे होते हैं। और मोबाइल का ये जो काम है ना, मतलब जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को, तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं अपनी हर चीज़ के लिए ना अलार्म लगाती हूँ, अलार्म सेट करती हूँ। मेरे उठने का अलार्म होता है, मेरे खाने का अलार्म होता है। अगर मैं घर में जाके थोड़ी देर के लिए भी नैप ले लूँ तो फिर उसके बाद दोबारा एक अलार्म लगाती हूँ कि मुझे पता है फ़राल को खाना खिलाना है, या फिर मेरी सुपरविजन में अगर वो खाना नहीं खाएगी या मेरे साथ बैठ के नहीं खाएगी तो सही से नहीं खाएगी। हर छोटी छोटी हरकतों का मैं अलार्म लगाती हूँ। अगर मुझे किसी को कॉल करनी है तो उसका भी रिमाइंडर मैं जो है ना एक अलार्म सेट कर देती हूँ कि ये ना हो कि मैं सारा दिन कोई भी काम करूँ और मैं भूल जाऊँ। तो हर चीज़ का जो एक मुझे लगता है कि एक रिमाइंडर है जो कि आपको चलते फिरते आपके मोबाइल के सूरत में आपको मिला है। और हर किस्म का कोई भी ब्रांड का अगर आप मोबाइल ले लें उसमें ईज़िली जो है आपके पास मोबाइल जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसमें कर सकते हैं। वरना हमारी अम्मियाँ तो ये करती थी ना, आपको भी पता होगा कि लिखा करती थी। जो समझदार अम्मियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, वो लिखा करती थी। आपको पता है बादाम खाने से दिमाग तेज़ नहीं होता, अपने आप को प्रैक्टिस में रखने से दिमाग तेज़ होता है। हम अपने आप को प्रैक्टिस से हटा देते हैं। प्रैक्टिस क्या होती है? सारा दिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। और फिर जब वो चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। किसी की तबीयत का पूछना हो, किसी की खैर खबर हो, किसी बड़े को फ़ोन करना हो, कहीं जाना हो, कोई दर्जी को अगर आपने कुछ समझाना हो, या कोई भी ऐसा काम हो, अगर आप भूल जाएँ तो हर चीज़ आपकी डिले सारा कुछ डिले होना शुरू हो जाती है। तो इट्स सो गुड कि अगर आप अपनी ख़ुद की जो है ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और याद करने की कोशिश करें। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये ऐसी गुरु ने नहीं कहा, ये बिल्कुल सही कहावत की बात है। तो ये बातें आज मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपनी अम्मी की साड़ी पहनी हूँ, और ये इतनी पुरानी साड़ी है, ये प्योर के ऊपर बनी हुई है। और ये इतनी पुरानी साड़ी है, मुझे याद है मैं ख़ुद उस वक्त फ़राल जितनी होंगी, 10 साल की होंगी मेरे ख्याल से हार्डली। तो ये अम्मी ने कराची में मोतनदास मार्केट से ली थी। 2 साड़ियाँ थी, एक नीली और एक पीली, दोनों मेरे पास हैं। तो सुबह मैंने अर्ली में उठती हूँ तो मैंने इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा बस सेट किया है। साइड से फिटिंग तो मुझे ऐसी अम्मी जैसी थी, बट मैंने आस्तीन थोड़ी सी जो है ना अपने हिसाब से की। बाकी मेरी अम्मी की साड़ी है। तो आज आप देखेंगे मुझे मेरी अम्मी की साड़ी में जो कुछ बोलूँगी इसी पे बोलूँगी। चले जी, अपने मौजू की तरफ आते हैं, उस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों की खूबसूरती के हवाले से, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर निकलते ही ऐसे दांत हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना। या फिर वो ज़बान लगाते हैं ना, बच्चे जब दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर वो जब निकलने की सूरत में आते हैं तो उसमें ज़बान लगाते हैं, जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग चुस्नियाँ पीते हैं, उसकी वजह से भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दांत टूट जाते हैं, भुरभुरे से हो जाते हैं, कराशें पड़ जाती हैं। या फिर कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो है ना कलर बड़ी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा इंडियन बड़ी फेमस एक्ट्रेसेस हैं जिनके दांत के जो शेड हैं, जो कलर हैं, वो बहुत बुरे हैं। तो ये भी हो जाता है। तो दांतों की खूबसूरती के हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने दांतों की स्माइल जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है जब आप स्माइल करें। तो आज हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं वो डेंटल सर्जन हैं और डॉक्टर मुज़म्मिल हैं हमारे पास। तो हम इनसे आज पूछेंगे और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बारिश एंजॉय करते हुए आए आप, या फिर? हाँ जी हाँ जी, आज तो सुबह से माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। पिछले दिनों से काफ़ी गर्मी थी और आज वो गर्मी का ज़ोर टूटा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अच्छा बारिश तो अभी 3 दिन पहले भी बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, बड़ी मज़े की हुई थी। मगर आज जिस तरह से काले बादल छाए हुए हैं और कितना खूबसूरत एक वेदर है, मतलब आपने अगर राइट लेफ्ट देखा हो, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो हर कोई भीगा हुआ है और भीग के ना परेशान नहीं, एंजॉय कर रहा है। जी ऐसे ही है। असल में बात यह है कि जो पिछले दिनों में एक आप ये कह सकते हैं हब्स का मौसम था, वो एकदम से जो थोड़ा कम हुआ है, ख़त्म हुआ है ड्यूरिंग जब रेन हो रही होती है और उसके दौरान जो एक ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, उसकी वजह से ख़ास कर लाहौरी वो बहुत इंजॉय करते हैं इस मौसम को। और इस मौसम के दौरान एज अ डेंटिस्ट मैं कहूँ तो उनके खाने पीने के जो कह सकते हैं डिफरेंट आइटम्स वगैरह वो घर में बनाते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। और लाहौरी, मेरा ख्याल है कि दूसरों से ज़्यादा लाहौरी जो होते हैं वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
वाह। अच्छा, ये हम दांतों के ऊपर बात करते हैं। जी, जी। मोस्टली जो दांत ख़राब हो जाते जी, जी। हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं लोग, ठीक है, कलर शेडिंग ख़राब हो जाती है। हम अमूमन देखते हैं कि जो बहुत हम जिनके फ़ैन होते हैं, बड़ी ऐसी सेलिब्रिटीज़ इंडियंस जिनकी कुछ प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल दांतों की चेंज हो गया। आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, या ले लूँ नाम? हैं? है इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, नाम ले लूँ? अच्छा, जैसे मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन थी करीना कपूर जी, जी, जी। फिर वो एक है ना तमन्ना भाटिया। जी, जी। तो अब उन लोगों के दांतों के आपने शेड देखे, कलर चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी चेंज हो गई जी, जी। हैं। अब हम उनकी स्माइल के बहुत फ़ैन थे। जी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और ये किन वजूहात की वजह से हो जाती है कि पहले तो इंसान की स्माइल बिल्कुल परफेक्ट है, तो कुछ सालों के बाद जब बंदा 40, 45 या 50 का हो जाए तो उसके दांतों के जो है ना शेप ही चेंज हो जाता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल एज से। जैसे आपने अभी कहा है कि पहले जिन भी एक्टर्स के नाम लिए हैं या जिनके भी ना जो लोग हैं उनके नॉर्मल वाइट दांत होते हैं, लेकिन विद इन दी टाइम अगर हम देखें तो यंग जनरेशन में देखते हैं, यंग जनरेशन में डिफरेंट हैबिट्स होती हैं उनके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अभी शो में ज़िक्र किया कि स्मोकिंग वो आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में वो बहुत ज़्यादा आदत पाई जाती है। उसके अलावा जो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये इनका जब इस्तेमाल होता है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेनिंग टाइप्स आ जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिगरेट है उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं, और वही इंग्रेडिएंट अगर हम थोड़ी सी अमाउंट उसकी देखें तो वो चाय और कॉफ़ी के अंदर होती हैं। तो मेनली जो आपकी स्टेनिंग और जो आपकी डिस्कलरेशन की वजह होती है वो आपकी निकोटीन होती है। इसके साथ अगर हम ये कहें कि जो पेशेंट्स ख़ासकर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम चाय, कॉफ़ी या डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हम वो चीज़ें नहीं पीते, फिर भी हमारे दांत जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं या उसमें कोई इशू आता है, तो इसमें फिर हम रूल आउट करते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जाता है। अगर तो ये लोग ये चीज़ें नहीं लेते तो क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट हार्ड ब्रशिंग का तो नहीं है। हार्ड ब्रशिंग मतलब ये है कि हार्ड ब्रश तो नहीं यूज़ करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जो दांत बनाए हैं वो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ये सोच के एक मिथ समझ के कि हार्ड ब्रश करने से, हार्ड ब्रश लेने से और हार्ड ब्रश करने से, हार्ड ब्रश करके बस ज़ोर से ब्रश करने से दांत साफ़ होते हैं। हालांकि ये नहीं है। वो दांत का ऊपर से जो एक लेयर होती है इनेमल, जो वाइटिश लेयर होती है जो हमें नज़र आ रही थी, उसको वो पील ऑफ कर देते हैं। वो पील ऑफ करते हैं तो नीचे से हमारी जो येलोश लेयर है जिसको हम डेंटिन कहते हैं वो एक्सपोज हो जाती है। ये भी डिस्कलरेशन की बहुत बड़ी वजह है। और अगर हम विद इन द टाइम देखें, आपने जैसे बात की एल्डर्स में कि 40 से 45 ईयर्स में जाके आपके दांत येलोइश होते हैं, वो मर्दों के ज़्यादा देखने जी को उनमें ज़्यादा होते हैं, औरतों में इतने नहीं होते। कि मर्दों में इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक तो जो नॉर्मल अगर मर्द और औरतों में देखें तो ज़्यादा कॉस्मेटिक का जो रखती हैं, जो मेंटेन रखती हैं वो फीमेल्स होती हैं। मेल्स में इतना नहीं होता, ये शो नहीं पाया जाता कि वो करें। जैसे अगर हमारे पास आती हैं टूथ वाइटनिंग के लिए या किसी भी स्केलिंग के लिए ये वो, तो वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में इतना नहीं होता। और अगर हम नॉर्मली बात करें तो जब आपकी एज बढ़ती है तो उसके अंदर आपकी इनेमल वैसे भी पील ऑफ हो रही होती है, जो पील ऑफ हो जाती है, और विद इन द टाइम जो नीचे से डेंटिन होती है वो वैसी एक्सपोज है। ये एक नेचर रूल है, अल्लाह ताला का रूल है। अच्छा, मुजम्मिल साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जी, जी। दोबारा ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे सवाल करने को हैं। एक आपको भी कहूँगी, अगर आपको लगता है आपको दांतों का कोई मसला है, कोई ऐसी आपकी कोई डेंटल इशू चल रहा है, तो आप कॉल करके हमसे सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल सर्जन हमारे साथ मौजूद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। प्रोफेसर डॉक्टर सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं, और हम इनसे बात पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखा जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो स्टेन वगैरह जो पड़ जाते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं अगर हम स्केलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो स्केलिंग से भी दांत बहुत ख़राब होते हैं और डैमेज होते हैं। अब आप जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद आके एक स्केलिंग जो है चेक करा लें या स्केलिंग करवा लें। तो इतनी ज़्यादा घिसाई से, इतनी ज़्यादा पॉलिशिंग से, इतने केमिकल से तो दांत ख़राब नहीं होंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि चलती आ रही है और अभी तक चल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस आ चुकी हुई है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको ये दूंगा कि अगर हमारा ये स्केलिंग से हमारे दांत कमज़ोर होते होते तो बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि बहुत इस वक्त आगे है, वो हर 6 मंथ्स बाद आपकी स्केलिंग के लिए आपको ना बुलाते।
वो कोई भी ट्रीटमेंट आपके डेंटल क्लीनर्स के बगैर नहीं करते। स्केलिंग करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को नहीं फील होता। पेशेंट कब आएगा आपके पास? पेशेंट तब आएगा जब पेशेंट को कोई सिम्टम्स आएंगे, जैसे ब्लीडिंग गम्स आ गई या स्टेन्स आ गए, वो इसलिए आएगा, ठीक है। वो तब आएगा जब उसको कोई सिम्टम, कोई मसला आ रहा होगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो मसला आ क्यों रहा है, ठीक है। वो एंड स्टेज पे आएगा जब उसको ब्लीडिंग गम स्टार्ट हो गई है। अब तब तक उसका जो मुंह के अंदर जो भी कैलकुलस प्लाक या जिसको हम लेमैन में टार्टर कहते हैं, वो जमा हो चुका होता है और वो अपनी तबाही कर चुका होता है। जब वो उसने तबाही की तो आपको ब्लीडिंग आई, आपकी गम्स इन्फ्लेम किए, आपको ब्लीडिंग आई। तो इसलिए 6 मंथ्स हमने और पूरे वर्ल्ड में रखा हुआ है ताकि हर 6 मंथ बाद वो तबाही होने से बचे, उससे पहले ही हम उस जगह को साफ़ क्लियर कर लें। स्केलिंग मोस्टली जो होती है वो होती है आपके कैलकुलस प्लाक को रिमूव करने के लिए या स्टेन को रिमूव करने के लिए। लेकिन स्टेन को जो हम रिमूव करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, रगड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद हम उसको पॉलिशिंग करके स्मूथ कर देते हैं। और आजकल एक न्यू ट्रीटमेंट, न्यू इंटरवेंशन है कि उसमें मैं अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर रखता हूँ कि मैं फ्लोराइड थेरेपी उसके बाद करता हूँ, ताकि जितनी रगड़ाई हुई है या जितना भी ऊपर से स्टेन्स क्योंकि रिमूव करते हुए काफ़ी पावर और अच्छी तरह के ऊपर आप ये समझ लीजिए जान लगती है, और जो इनेमल की लेयर है वो हल्की हल्की रिमूव होती है। अच्छा, तो जो ब्रेसेस वगैरह होते हैं जो जी। लोग लगाते हैं स्पेशली, अच्छा लोग ये कहते हैं, डॉक्टर्स आप लोग ये कहते हैं कि इनको जो है कम एज में, बहुत छोटी उम्र में ही लगा लेना चाहिए अगर दांत ऊपर नीचे हैं या बाइट एडजस्ट नहीं है या कोई आपको स्माइल लाइन में इश्यूज़ है, तो आपको बहुत कम एज में, छोटी उम्र में ही करवा लेना चाहिए। मतलब नॉट बहुत ज़्यादा कि आप 12-13 साल की उम्र में या 9 साल के 8 साल की उम्र में करवा लें, मगर एक सही सर्टन टीन एज वाली एज में करा लेना चाहिए। उस टाइम पे सही जल्दी भी हो जाते हैं और वो एडजस्ट भी हो जाते हैं। जब आप लेट कराते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर दांत का थोड़ा ख़तरा भी होता है कि वो अपनी जगह से मूव कर जाएगा या कोई हिल जाएगा या फिर अल्लाह ना करे कोई उसमें ऐसे इशूज़ आते हैं। क्योंकि ब्रेसेस मैंने पहले 3 साल लगा के रखे। मैं एक मॉर्निंग शो करती थी A+ में, तो उस टाइम पे सुबह की फ़िज़ा जब मैं करती, मैं 3 साल लगाए। मुझे डॉक्टर ने कहा था 1 साल लगेंगे, तो ऊपर मेरे ब्रेसेस लगे थे। उसके बाद फिर मुझे अब नीचे ब्रेसेस लगवाने पड़े, तो वो भी अब मुझे डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने 8 महीने, मगर मुझे लगता है कि ये भी जो है ना 1.5 साल 2 साल ऐसे निकालेगा। देखें, ये सबसे आपने बिल्कुल सही बात की है। एज आपका सबसे वाइटल रोल प्ले करता है ब्रेसेस में। हम नॉर्मल पर्सन जब हमारे पास पेशेंट आता है, अगर हम बच्चे से बात करें, बच्चे की बात करें तो वो 9 से 12 साल उसकी बहुत अच्छी उम्र होती है जिसमें हम ब्रेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स डेंटिशन। इसमें आपके परमानेंट दांत काफ़ी ज़्यादा आ चुके होते हैं और टेम्परेरी दांत गिरने वाले होते हैं, डिसीडियस दांत जिसे हम कहते हैं। तो हम उसमें प्लान बना लेते हैं कि इस बच्चे को इस तरह लेके जाना है, क्योंकि वो एज होती है जिसके अंदर जो बच्चा होता है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी अभी हड्डी मैच्योर नहीं हुई होती। अब बात यह है कि अगर हम उस टाइम पे हम उनको ब्रेसेस लगा देते हैं और उनके दांतों को सीधा कर देते हैं, तो जो उनकी जो है वो उस हिसाब से शेप बना लेगी। अगर हम लेट पे लेट करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि जो आपकी जॉ बोन होती है वो आपकी मैच्योर हो चुकी होती है। अब बात आ गया कि जब जॉ बोन मैच्योर होगी तब क्या करना है, तब फिर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। हम पेशेंट से बता देते हैं कि आपकी जॉ बोन तो मैच्योर हो गई हुई है, हम आपका दांतों को हिला सकते हैं, अब जॉ को नहीं हम आपकी हिला सकते, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग जैसे बच्चियां या बड़े कोई कॉन्शियस होते हैं, कुछ लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो अगर उनको ब्रेसेस लग गए, या कोई बच्चियां स्कूल में थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं, ब्यूटी कॉन्शियस, तो अब तो जो ब्रेसेस आप लोग लगाते हैं उसके ऊपर भी जो है ना एक आप लोग ये जो कैपिंग है ये लगा लेते हैं, टेम्प्रेरी ये लगा के दे देते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो उस वक्त पहन लें, और जब आपको फ़ील हो, जब आप घर पर हो तो आपके ब्रेसेस लगे हुए फील भी नहीं होगा तो आप वो उतार दें। तो क्योंकि ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ये जो आप दिखाएंगे कि इस तरीके से जो आप लोग होते हैं ना, कि एक तो ये दांतों को सीधा करने के लिए आप लोग देते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोग अगर इस तरह से कुछ पहन लें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यू कैन सी क्लोजली। ये डॉक्टर साहब के हाथ में मैं रखूँ, इधर कैमरा ही देखें, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट से होते हैं, विच यू कैन वेयर इट ईजीली। आपकी कोई जो भी दांत के ऊपर नीचे के इशू होते हैं वो पता भी नहीं चलते अगर आपके कोई ब्रेसेस लगे हैं, वो भी। और भी अगर आप लोग थोड़ा सा उसको और कवर करवाना चाहते हैं, कि अगर आप लोग बहुत कॉन्शियस हैं तो इस तरीके से भी
ये जो कैपिंग होती है ना, जी जी इस तरीके से भी कैपिंग जो है ना ब्रेसेस के ऊपर लग जाती होती है, तो वो फिर आपने आपके दांत के साइज़ की बनती है, आपको पहनाया और पहना के फिर आपको उतार दिया। जिस वक्त आपने पहनना है आप पहन ले, जिस वक्त आपने उतारना है आप उतार सकते हैं। ठीक है, इधर दिख रहा है कि जिस वक्त आपने पहनना है आप इसको पहन सकते हैं और जिस वक्त आप चाहें तो उतार सकते हैं। ये आपके टेम्परेरी में भी बन जाते हैं। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। अब टेम्परेरी तो ये तो टेम्परेरी वाली बात हो गई ना। ये देख लें इस तरह से कि जब आपने पहनना है आपने इसको पहन लिए और जब आपने इसको उतारना है आपने उतार दिए। कुछ लोग अपने दांतों को जो है ना, अच्छा अब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं देती? नहीं। इस तरह का कोई भी पीस कोई दांतों में कोई टेंशन, क्योंकि ये तो अपनी मर्ज़ी से उतार सकते हैं। मगर कुछ लोग अगर इस तरीके से जरकूनियम या फिर पोर्सलिन के अगर फिट करवाना चाहते हैं, उनके दांत का शेप ही नहीं खूबसूरत, उनकी स्माइल लाइन परफेक्ट नहीं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं? देखें, अगर तो मोस्टली अगर स्माइल लाइन की बात करें तो उसमें हम एस्थेटिकली की बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि ज़िरकोनिया पे जाएं। ठीक है, या एक और टेक्निक आई है उसको हम वेनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनियर्स। वीनियर्स। हाँ। मगर वीनियर्स निकल नहीं जाते, मैंने सुना है वो तो, जी। क्योंकि हमारे शोबिस की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने वीनियर्स ही करवाए हुए, वो कहती है निकल जाते हैं। जी देखें, विनियर्स क्या होते हैं? विनियर्स में आप ये देख लें कि वो एक दिखाने की चीज़ है, और जो चीज़ दिखाने में आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो एक नॉर्मली पोर्सलिन या ज़िरकोनिया के दांतों की होती है। ज़रकोनियन और ये जो पोर्सलिन है, जी। इससे बंदा बाइट कर सकता है, सब खा कुछ कर सकता है सब जी, कुछ इनकी चबा स्ट्रेंथ सकता है। बहुत अच्छी होती है। और अगर हम वो मॉडल्स की स्माइल में जाएं कि वो फिर हम वेनियर्स करते हैं और उनको पहले बता देते हैं कि आपने इसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी है। वो टेक केयर नहीं करेंगे, वेनियर्स ब्रेक भी कर सकते हैं, वेनियर्स उतर भी सकते हैं, और फिर उसका यही होता है कि हमें दोबारा से वेनियर्स करने पड़ते अच्छा, हैं। वेनियर्स के लिए होता है कि आप लोग दांत को पहले पतला कर देते हैं, ग्राइंड करते हैं थोड़ा सा उसको, बहुत माइनर पतले से grind बिल्कुल, करते हैं। हाँ उसमें माइनर से जो भी, मगर शेप तो वो नहीं रहता। मतलब वीनियर अगर नहीं लगाए उन दांतों के ऊपर तो वो ऐसे दांत नहीं होते कि उनको दिखा सकें। नहीं। मतलब वैसे अपनी तरफ से वो फारिग हो जाते हैं, बर्बाद। तो उनके ऊपर वीनियर लगाना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे जी, ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता अब अगर ये जो वीनियर वाली चीज़ है इसमें आप लोग फिर इसको रूट कनाल भी करते हैं, कोई सेंसिटिविटी हो जाती है या कुछ होती है तो उनको रूट कनाल करना पड़ता है उन दांतों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने मोस्टली डेंटिस्ट को ये देखा है कि वो विनियर्स हो जाएं, ज़िरकोनिया हो जाए, क्राउनिंग हो जाए, वो रूट कनाल पहले करते हैं, बाद में ये सब चीज़ें करते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। रूट कनाल इज़ अ लास्ट प्रोसीजर ऑफ एनी ट्रीटमेंट। रूट कनाल के बाद आपके फिर वो खर्चा भी तो ज़्यादा है। अगर एक बार वीनियर लगा लिया, ठीक है, और रूट कनाल नहीं हुआ और कोई इशू आ गया तो पहले वीनियर निकालो, फिर उसको मज़ीद ग्राइंड करो, फिर उसके बाद फिर उसको रूट कनाल करो, फिर एक नया वीनियर का कॉस्ट, मतलब ज़रकोनियम, पोर्सलिन, ईमैक्स और ये जो वीनियर्स होते हैं, दे नॉट नॉर्मल प्राइसेस, दे वेरी एक्सपेंसिव। जी, ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें ये है कि जब अगर खुदा न खास्ता हम ये लगाते हैं और कल को इशू पेशेंट को आ जाता है कि पेशेंट में एब्सेस बन जाती है या कोई रेशा बन जाता है, पेशेंट को पेन होती है, तो हम ये सिंपली हम ये उतारते हैं। हम पेशेंट की उसी जगह पे जहाँ पे कैनाल्स होती हैं उसी जगह को ग्राइंड करते हैं, बहुत माइनर सी ग्राइंडिंग होती है, और वहाँ पे रूट कनाल करते हैं, रूट कनाल करके बंद करते हैं, और वही विनियर जो पहले लगाए हुए थे वही दोबारा वापस लगा देते हैं, उसमें कोई न्यू बनाते हैं। अच्छा, पहले हॉलीवुड स्माइल का कोई ट्रेंड नहीं था, ठीक है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी इन्होंने अभी क्योंकि इस चीज़ को ट्रेंड में लेकर आई हैं। अगर आप देखें तो हॉलीवुड की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनकी जितनी भी स्माइल लाइन है उन्होंने अपनी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। फिर ये जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। पाकिस्तान में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है और कितनी ज़रूरी है? क्या ये सिर्फ टीवी पे काम करने वाले जो शोबिस पे करते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं, उनको ज़रूरी है, या एनीबडी कैन जस्ट फॉलो दिस? एंड जी, ये बहुत अच्छी आपने सवाल किया। ट्रेंड बन गया, एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस, नहीं? जी, देखें, मैं हमेशा पेशेंट से ये कहता हूँ, हमारे यहाँ मोस्टली इन पाकिस्तान दांतों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक उसके अंदर कोई मसला ना आए। और मैं पेशेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आपका खाना वगैरह आपने चबाना है और सब कुछ अंदर जाना है, खाना आप खाएंगे, सब कुछ करेंगे, इम्यूनिटी तेज़ होगी और डिफरेंट आपका सारा सिनेरियो खाने से ही होता है, फूड से होता है, इंटेक से होता है। स्किन को फ्रेश रखना है तो सब कुछ मुँह के ज़रिए जाना है। अगर आपकी वही चीज़ ही ख़राब है तो आप समझ लें कि आपका फ़र्स्ट स्टेप तो ख़राब है। अब आपका अगले स्टेप्स में क्या होना है वो अलग चीज़ है। अब आपके मुंह में फॉर एग्ज़ाम्पल दांत वगैरह ख़राब हुई हुई हैं और ख़राब की वजह से उसके ऊपर बैक्टीरियाज़ हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ हैं, आप वही चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं
तो ये अभी न्यू आर्टिकल्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स में ये आता है कि हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का, वो जब हम खाने के ज़रिए या थूक निकलते हैं या पानी पीते हैं तो वो आपके अंदर इंजेस्ट होता है, वो अंदर जाके आपके दिल पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अच्छे फिजिशियन है, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत शोर है, तो वो डेंटल क्लियरेंस के लिए पहले भेजते हैं कि आप डेंटल क्लियरेंस करवा के बाद में हम आपके दिल का कोई ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी जो एस्थेटिकली की जहाँ तक बात है वो आपकी बिल्कुल सही है। आजकल लोगों के अंदर ये ट्रेंड आ गया और लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर हम देखें आपकी जो फेस है ना, फेस का लुक वो मोस्टली आपके दांतों से ही बनता है। ईडेंचुलस पेशेंट मतलब जिनके अंदर कोई दांत नहीं होते, जैसे जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर कोई दांत है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा उनकी चीक्स अंदर चली जाती हैं। उनकी चीक क्योंकि दांत नहीं होते, आपके जो चीक्स होते हैं उनको दांत की सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो दांत चीक्स आपके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए आजकल, ये पहले नहीं था लेकिन आजकल लोग खुद पहले सर्च करके आते हैं, फिर वो डॉक्टर को बताते हैं कि हमने ये किया, फिर डॉक्टर उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताता है कि उसके ये साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपने जितनी अच्छी चीज़ लगानी है फिर उसकी मेंटेनेंस भी आपने उतनी अच्छी करनी है। अब ये नहीं है कि आपने दांत लगा लिए और उसके बाद में मेंटेन ही सर नहीं की। एक बचकाना सवाल है, ये जो ब्रशिंग करते हैं ये एक सही तरीका बता दें, क्योंकि आप वो बत्तीसी लेकर आए हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि 32 दांतों वाली बत्तीसी पे एग्जैक्ट बता दें। एक तो ब्रश जो है हैज़ टू बी मीडियम और मोर सॉफ्ट, लाइक व्हाट? देखें, सबसे जो हमारे यहाँ पे एक डायलेमा है ना, मैं आपसे ये शो में पहले ही बताया था कि मेरे पास भी कई पेशेंट आते हैं और वो यही पूछते हैं कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा कोई दूसरा ब्रश नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो मैं आपको बता दूं कि क्यों सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा नहीं होना चाहिए, मीडियम और हार्ड ब्रश, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आप करेंगे आपकी इनेमल रिमूव होगी, आपके दांतों के ऊपर कैविटीज़ बनेगी, जो आपके सामने वाले जैसे दांत है उसकी जो ऊपर वाली जगह है जो आपके मसूड़ों के पास है उस पर भी आपकी कैविटी बन जाती है, जिसको क्लास 5 या जिंजाइवल कैविटी हम कहते हैं। उसका फिर आगे कोई फिलिंग वगैरह से कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। कुछ लोगों के जो मसूड़ों में, गम्स में खून निकलता है, तो वो भी इसी वजह से ब्रश, हार्ड ब्रशिंग की वजह से या कैलकुलस या टाटर की वजह से वो उनका खून निकलता है। कुछ लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं और ब्रशिंग से ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। हाँ जी, होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा, अब जहाँ तक टेक्निक की बात है, सबसे पहले तो हमने अपना ब्रश की सिलेक्शन करनी है। मैं किसी ब्रांड को, मेरा पेशेंट आता है कोई ब्रांड बता दे, मैं किसी ब्रांड को नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जो भी ब्रश या ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट देखें, अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं होता तो सॉफ्ट देखें, ठीक है। और फिर उसको दूसरा तरीका ये है कि हमने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है। अब लोग क्या करते हैं, लोग दबाते हैं और इस तरह ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जब आपने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है, तो जब हमें फील हो कि पहला ब्रिसल टच हो गया दांतों को, वहाँ पे रुक जाना है हमने, ठीक है, वहाँ पे रुक जाना है। और फिर हमने जैसे हमारा जिंजाइवा ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले दांतों से छीलने स्टार्ट कर लेते हैं, तो हाफ हमारा ब्रिसल जिंजाइवा पे और हाफ हमारा जो ब्रिसल है वो दांतों पे हो, और थोड़ा सा हमने उसको 45 डिग्री पे अबव कर देना, ताकि जो जिंजाइवा के अंदर जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर भी जो चीज़ें, जो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर एम्बेडेड है वो भी निकल जाए। इस तरह करके फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन में प्यार से करना है और बहुत प्यार से ब्रशिंग करनी है। हमने कोई जोर नहीं लगाना, मतलब जो गम्स है उनके ऊपर भी करना है, उनके ऊपर भी, गम्स के दरमियान हाफ गम्स और हाफ टीथ, ठीक है, इस पे रख के और थोड़ा सा गम्स की तरफ टिल्ट करके हमने इस तरह ब्रशिंग करनी है, ठीक है, इसी तरह करनी है। और ब्रशिंग में हमने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हमने 1 से 2 मिनट्स हमने लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह साइडों पे भी होगी, दूसरी साइड पे भी होगी, फिर हम नीचे चले जाएंगे। अब नीचे में जो जिंजाइवा है वो नीचे की तरफ है, तो हमने जो अपना ब्रश है उसकी टिल्टिंग नीचे की तरफ थोड़ी सी कर देनी है और फिर इसको हमने सर्कुलर मोशन पे लेके जाना है। फिर इसको हम एक टेक्निक कहते हैं मॉडिफाई बेस टेक्निक। अब जहाँ तक बात आती है कि बच्चे कैसे ब्रश करें, तो वो डिफरेंट एक टेक्निक आती है, वो हम उसमें मॉडिफाई बेस नहीं, उसमें फोन्स टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चों का ब्रश होता है, छोटा इन साइज़ होता है, और फिर हमने क्या करना है कि पहला ब्रिसल टच हो गया और फिर यहाँ से दोनों जॉस की सासत करनी है, दोनों जो आपके मैक्सिलरी ऊपर वाले दांत और नीचे मैंडिबुलर नीचे वाले दांत, उन दोनों को हमने साथ साथ ब्रश करना है।
मैंने कई डेंटिस्ट को भी देखा है कि वो कहते हैं कि उनका अलग-अलग वो भी करें जो कि उनके लिए सेफ़ नहीं होता। हमने बच्चों के प्राइमरी दांत होते हैं तो उसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है, ये दो हो गई। तीसरी टेक्निक जो होती है वो ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता पेशेंट के जिंजवाइटिस से मतलब कि जिंजाइवा फूला हुआ है और उसके अंदर से ब्लीड आ रही है और वो पेनफुल ब्लीड है, पेनफुल ब्रशिंग हो रही है, फिर हम पेशेंट को मना करते हैं कि बेस्ट टेक्निक आपने यूज़ करनी। फिर सिंपल हमने दांतों पे ब्रश करना है और सर्कुलर में। हम फिर गम्स पे नहीं उसको लेके जाएंगे, क्योंकि गम्स में लेके जाएंगे तो उनको ट्रॉमा होगा, उनको पेन होगी। जब तक फिर हम उनकी स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केलिंग करके उनकी जो जिंजाइवा उसको नॉर्मल श्रिंकेज में नहीं आएगा, तब तक हम उसको इसी टेक्निक पे रखेंगे। अच्छा, हमने ये सुना है अभी रिसेंट कोई रिसर्च है जिसमें अगर आप गम्स में कोई इंजेक्शन लगाएं तो कोई इंजेक्शन लगने के बाद फिर आपकी जो दांत नेचुरली है वो उगना शुरू हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? जी, ये जो रिसेंटली अभी इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट इस पे हो रहा है। लेकिन अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये स्टार्ट होता है एक स्टेम सेल से। एक स्टेम सेल इंजेक्ट किया जाता है सॉकेट के अंदर। सॉकेट वो मतलब कि जैसे दांत निकाला उधर सॉकेट के अंदर वो स्टेम सेल किया और उसको बंद कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है और उससे दांत उगना स्टार्ट होता है। लेकिन इसके पीछे इसको हम अगर आगे तक लेके जाएँ तो इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आनी हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जो इसके अंदर आनी है वो ये है कि वो रिएक्ट कैसे करेगा मुंह के अंदर। ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं करता, कोई इस तरह तो नहीं करता, कोई और इशू तो नहीं करता। सेकेंडली उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो ये आएगा कि वो कितनी देर में बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो गई, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, तो इर्द गिर्द वाली बोन भी हमारी रिसीड कर जाती है। जब वो बोन रिसीड होगी तो दांत ने उग के कहाँ आना है, कहाँ लगना है, क्योंकि दांत तो हमारा बोन पीडियल फाइबर्स और बोन के साथ लगा होता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें ये आएगी। तीसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें ये आएगी कि उसका हम शेड कैसे बनाएंगे। शेड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारे जो दांत है वो हैं A1 शेड के, फॉर एग्जांपल A1 शेड या A2 शेड, ये दांतों के कलर की मैं बात कर रहा हूँ। कलर, अब हमने जो स्टेम सेल लगाया है, अब हमें क्या पता वो कौन से शेड से उगेगा। सर मगर वो तो आप क्राउनिंग करके, वो ये कैपिंग करके, ये सारी चीज़ों से तो शेड, और वैसे भी स्केलिंग्स जो आप लोग करते हैं उसमें कलर शेड आप लोग चेंज भी कर देते हैं। अगर किसी को वाइट चाहिए तो वो पॉलिशिंग से भी जो है ना, आप लोग लेज़र लाइट से भी कर देते हैं। हाँ, तो वो तो हो ही जाता है। तो चलो, मगर ये पता चला है कि एटलीस्ट एक और नई चीज़ जो है वो मुतारिफ होने लगी है ना। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, कोई इसको कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपको दोबारा मदऊ करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आज इनसे, और एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा हम हाजिर होते मिलते हैं। ओके जी, वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। बारिशें होती हैं, हम इंजॉय करते हैं, मौसम देखते हैं, हम बड़ा खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं, मेरा तो ये दिल करता है जब बारिश होती है ना, तो मैं तो मोर की तरह ना ऐसे अपने बस हवाओं में और किसी सहन में, कहीं बाग में जो है ना, मोर की तरह नाचूं। मुझे तो इस तरीके से बारिश खूबसूरत लगती है, इतना अच्छा लगता है। और सिर्फ ये मेरे तासुरात नहीं, मुझे लगता है आप सबके भी तासुरात ये होंगे। मगर नाज़रीन, इस सिलसिले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जब बारिश होती है तो वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, उनके बड़े नुकसानात हो जाते हैं। जैसे अगर बारिश बहुत तेज़ हो जाए, हवाएं तेज़ चल जाएँ और बहुत मिक़दार में बारिश हो जाए तो फसलें तबाह हो जाती हैं। आपने देखिए, हमारी खेत वो ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे भाई हजरात जो बाइक पे आते हैं, जिनके पास चारों से तरफ से जो एक वो पैक गाड़ी होती है, छत जिसमें होती है, जिसमें दरवाज़ा होता है, यू नो, आपको सेव कर लेती है कीचड़ से, बारिश से, किसी छींटों से, किसी मिट्टी से, गर्दो गुबार से या किसी हादसे से। तो वो चीज़ नहीं होती उनके पास, वो बाइक होती है। और वो अपने घर से सुबह सुबह मेहनत करने के लिए निकलते हैं और अपना बाइक का एक पेट्रोल डालते हैं और उसके बाद जो है ना, वो अपनी एक जॉब में जाते हैं। अब जैसे मेरे पास भी यहाँ पे इतने सारे लोग काम करते हैं, जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो बाइक पे आते हैं। हमारे सीनियर कैमरामैन हैं सबसे ज़्यादा अजीम साहब, मैं उनकी एक बार बल्कि दिखाना चाहूँगी। अजीम साहब को देखें, ये अभी तक सूखे नहीं हैं, इतने गीले हैं, बाल भी गीले हैं अजीम भाई के, मगर आप पंक्चुअलिटी देखें इनकी, ये तब भी यही मौजूद हैं। ये लाइव शो अभी इनकी वजह से जा रहा है। ये अभी नहा हो यहाँ पर तो ये कैमरा जो है ये रोल पे ना हो, ये लाइव जो है हम आपके सामने जा ना सकें। बाल उनके देखें गीले हैं, कपड़े उनके गीले हैं, जूते, मोज़े, हर चीज़,
कितना इरिटेट हो जाता है इंसान इतनी देर तक जब आप एक गीली पोजीशन में हो, मगर वो अपनी पंक्चुअलिटी, अपने टाइम, अपनी कदर, क्योंकि हमने तो आपके सामने आना है तो वो पहुँचे आज। इसी तरह और भी वो एक छोटा सा सामने बच्चा बैठा हुआ, उसकी भी पूरी अभी तक जो है ना बाल गीले हैं, उसका पूरी शर्ट गीली है, उसका पैंट गीला है, उसका यही उसकी भी सिचुएशन है। मैं किस किस को दिखाऊँ, ऑफिस में भी सारे जितने लोग हैं। अब बारिश को तो हम इंजॉय करें, मगर बारिश की ये कुछ तकलीफ़ें भी हैं, तो इसलिए जब जब बारिश हो तो अल्लाह अल्लाह के हुजूर ऐसे दुआ भी मांगा करें कि अल्लाह ये बारिश जो हो रही है ये हमारे खुश्क ज़मीन को, बंजर ज़मीन को सब्ज़ो शादाब कर दें, मगर साथ साथ किसी के लिए नुकसान का बायस ना बने। किसी गरीब की जो झोपड़ी है ना, उसकी छत को टपकता हुआ ना कर दे। उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जिस छत के नीचे सो रहे हैं, जितनी शदीद आपको पता है गर्मी है, वो छाँव ले रहे हैं, सो रहे हैं, उनकी नींदें, उन बच्चों की नींदें, उनकी माँओं की नींदें, उन बूढ़ों की नींदें हराम ना हो जाए, उनकी छत ना टपके, किसी की छत उड़ ना जाए हवा और आंधी से। ऐसी ऐसी दुआएं करें। बस ये छोटी सी दुआ थी, मैंने कहा कि आप ज़रूर कीजिएगा। जब बारिश देखें, बारिश इंजॉय करें, खुश हो, मगर साथ साथ बारिश में ये सब चीज़ें भी ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आपके इर्द गिर्द जब आप गाड़ी चला के जाएँ तो आप इस स्पीड से गाड़ी ना निकालें कि बराबर वाला जो बाइक पे जा रहा है उसके बेचारे के कपड़े कीचड़ हो जाए, उसको कोई छींट ना पड़ जाए। आराम से साइड से गाड़ी निकालें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा लिहाज रखिएगा। अच्छा, जो रेडी वाले खड़े होते हैं ना, जो अपना सामान बेचने के लिए, जो रोड पे किसी ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं जहाँ पे वो फल सब्ज़ी बेच रहे होते हैं, जब ये गाड़ी वाले जाते हैं तो गाड़ी वाले बाइक वालों को छींटे मारते हैं। जब ये कुछ बाइक वाले भी कुछ ऐसे होते हैं जो तेज़ी से निकालते हैं तो वो छींटे मार देते हैं। ये जो रेडी वाले खड़े होते हैं ना, उनके ऊपर, उनकी सब्ज़ी, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें। आपने देखा है सब्ज़ी वाला बार बार ना ऐसे साफ़ पानी अपनी सब्जियों पे छिड़कता है ताकि वो ताज़ा रहे, फ्रेश लगे, ख़रीदने वाले को साफ़ सुथरी लगे। तो जब हम उसके ऊपर जो है ना ऐसे कीचड़ मारते हैं बाइक की या गाड़ी की, तो वो भी बड़ी ख़राब हो जाती है। आपने इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। बड़ा इंजॉय कीजिए मौसम, पकौड़े बनाइए, ठीक है, चटनियाँ बनाएं। पुदीने की चटनी बड़ी अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। हल्की सी इमली आलू बुखारी की चटनी बना लें, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। जब उसके साथ पकौड़ों के साथ पुदीने की चटनी और इमली आलू बुखारी की चटनी दोनों को नोश करेंगे एक साथ, बहुत अच्छा लगेगा। घर में बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें, कुछ मसालेदार मज़े के, कोई गार्लिक मसालेदार बना लें, कोई कुछ कर लें। तो इंजॉय करें मौसम को और दुआ भी करें। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे पास दो नामों वाला एक बंदा है, मतलब साद राशिद साहब हैं तो दो नाम, मगर शख्सियत बड़ी कमाल की है। ये वो इंसान है जो लोगों को ये बता रहे हैं कि YouTube से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और आज के दौर में मुझे लगता है कि आपको ये सबसे ज़्यादा पता होने चाहिए, वो रास्ते पता होने चाहिए कि आप कहाँ से ये जो माल है ना, जिसके बारे में जो हम बात करते हैं, हवाएं आ रही हैं, उनसे खुशबू आ रही है, तो ये जो डॉलर्स हैं, हरे हरे नोट हैं, ये सब कैसे कमा सकते हैं हम। और पाकिस्तान में मैं चाहती हूँ सारे के सारे लोग जो है ना वो पैसा कमाएँ, पैसा छापें। तो इसलिए आज मैं आपको बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके पूछ के बताऊंगी कि YouTube के ज़रिए आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और राशिद साहब, साद साहब है ना, आपको क्या कहूँ, साद या राशिद? साद। ठीक है, तो साद मुझे बताइएगा सबसे पहले कि YouTube से पैसा कमाना आसान है या मुश्किल? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। YouTube से पैसा कमाना आई वुड से कि ना आसान है ना मुश्किल है, लेकिन सिंपल है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, it requires discipline, it requires as much effort as much it is required in running any business of this world. हर बिज़नेस में रिक्वायरमेंट है कि आपने काम करना है, एफर्ट करनी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो ना मुश्किल है ना बहुत मैं कहूँगा आसान है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। तो ये जो हम सुनते हैं कि YouTube से बड़ा पैसा छाप रहे हैं लोग, ये क्या सिर्फ अपनी एक हाइप बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, या इसमें क्या हकीकत है? हमने देखा है कि ऐसे लोग जो गाँव से हैं या ऐसे लोग जो बड़े मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे, they have done something big on YouTube। तो इसमें कोई भी वो नहीं है, सेकंड डाउट नहीं है कि आप YouTube से पैसे नहीं कमा। चलें फिर हम तरीक़ों की तरफ आते हैं। एक शॉर्टकट बताएं सक्सेस स्टोरी कि किस तरीके से सक्सेस जो है वो आती कैसे आपके पास और किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं शॉर्टकट रास्ता। अच्छा, YouTube पे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगेंस्ट हूँ शॉर्टकट तरीक़ों के। हैं
देयर एग्जिस्ट तो आपने शॉर्टकट अभी खुद कहा था इट्स वेरी सिंपल टू It's अर्न मनी इन simple, यूट्यूब। but it's a process. It's a process. You have to go through it. You have to understand content creation. सर मैं कुएं में छलांग मार दूंगी, बट आप मुझे वो जो सिंपल तरीका है वही बताएंगे। अच्छा सिंपल तरीके ना, मैं लोग आपसे ऐसे हैं। सारा आई हैव तरीका स्टूडेंट्स, आई हैव मैनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिनका एकदम से चैनल मोनेटाइज हुआ, उनके अच्छे खासे डॉलर्स भी बन गए, लेकिन चैनल डीमोनेटाइज भी हो गया। वो है शॉर्टकट तरीके। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा। ये भी सजेस्ट करूंगा। मैं अच्छा, audience को मतलब भी कोई यही चोरी का कंटेंट चला देगा तो डीमोनेटाइज Copyrighted हो जाएगा, content, ये yes, वाली इसको फिल्में हम भी कहते हैं। हैं कॉपीराइटेड कंटेंट। आप और चला right, लेंगे, आप अच्छा। ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। बच नहीं तो मैं पाएंगे। आपको ये कहूंगा कि आपको डॉलर्स लिखे हुए तो नजर आ जाएंगे, लेकिन बैंक में आना मुश्किल हो जाएगा अगर आप कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, कुछ आप दो नंबरी कर रहे हैं। तो आप कहते हैं प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म process है, है, उसकी it's तरीके से very चलें। simple. ठीक है। अच्छा मुझे Yes. बताएं कि रील्स जो अगर हम बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट रील्स बनानी चाहिए या लंबी लॉन्ग अगर आप वीडियोस शॉर्ट बनानी कंटेंट चाहिए? में जाएं, शॉर्ट कंटेंट इज बूमिंग ऑन यूट्यूब। शॉर्ट कंटेंट के अंदर आपको जल्दी सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, जल्दी व्यूज़ भी मिल जाते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको पता है ऑडियंस जो यूट्यूब पे 40% ऑडियंस है ना, डैट इज़ बिलो 11, लाइक 11 से जो छोटे बच्चे हैं ना, 11 साल से छोटे बच्चे हैं, वो 40% ऑडियंस है यूट्यूब की। और छोटे बच्चे जिसके भी घर में होंगे, आपने देखा होगा, जब भी वो यूट्यूब खोलते हैं फ़ौरन शॉर्ट्स पे क्लिक करते हैं और वो ऐसे करते बच्चे रहते हैं। पूरी वीडियो हाँ, नहीं या तो वो राइम्स देखते हैं या वो शॉर्ट्स देखते हैं। तो शॉर्ट्स अगर आपने क्रिएट करनी है तो दो ऑडियंस को आपने सिर्फ टारगेट करने का सोचना है, या 11 साल से छोटे बच्चे या 45 से ऊपर के लोग। क्योंकि जो हम हैं बीच में हैं, बिटवीन 11 या बिटवीन यू कैन से 18 टू 45, हम या तो ज़्यादा टिकटॉक या इंस्टाग्राम देखते हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स कम देखते हैं। आपने भी नोट किया होगा, अगर हमने शॉर्ट कंटेंट ही देखना है तो हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे टिकटॉक पे जाएंगे, जाते हैं। बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे और बड़े एल्डर्स जो हैं हमारे, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे। तो आइदर यू हैव टू सर्व दोज और दीज। अगर आप हमें अट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं तो यूट्यूब की जो शॉर्ट रील्स हैं वो कितने मिनट की? आइडियली 30 टू 45 सेकंड्स, बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव आंसर। इसका आंसर बड़ा सब्जेक्टिव है। हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिस कंपेटिटर को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस नीश के अंदर हैं, जिस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे कंपेटिटर्स 30 सेकंड की बना रहे हैं, 20 सेकंड की बना रहे हैं, 45 सेकंड की बना रहे हैं, या 1 मिनट की बना रहे हैं। एंड व्हाट नंबर्स आर सेइंग, अगर कोई 45 सेकंड की बना रहा है और उसको नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो मुझे भी वही करना है। मैंने अपनी तरफ से अपनी एडिशन नहीं करनी कि मैं चलो 20 की बना लेता हूँ, 20 सेकंड की, या मैं 3 मिनट की बनाता हूँ। नो, यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही राज है कि आप अपना दिमाग साइड पे कर दें। मतलब जो भी आपका कंटेंट है, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने अपने पहले कॉम्पिटिटर जो है जिससे मुकाबला कर रहे ये हैं सबसे उसके इम्पोर्टेंट सारे काम को देखना, यूट्यूब पे सबसे इम्पोर्टेंट उसको पढ़ना है, उसको डिटेल में देखना लोगों को है। पता क्या लगता है फिजा, लोगों को लगता है कि मैं अच्छा एडिटर हूँ ना तो मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ, या मैं क्रिएटिव हूँ ना तो मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ। आप नहीं बन सकते। आसान लफ्जों में आपने अपने दुश्मन की खबर रखनी है। ये वो क्या कर रहा है? चीज़, ये चीज़ वो क्या कर रहा है, उसकी कौन सी वीडियो आउट परफॉर्म की है, उसको मैंने उठा के उससे इंस्पिरेशन लेनी है। उसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो चली थी, उसको कॉपी करना है, उसको आपने रेप्लिकेट करना है बेसिकली। उसकी वीडियो अच्छी चली नहीं है, आप उसको कॉपी किए जा रहे हैं, तो वो आपकी भी अच्छी नहीं चली। अच्छा, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपको तो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर बिल्कुल हमने करें। फिर बाकी लोगों से अपने कंटेंट को किस तरह बचाना है और नहीं बचाना, हमारा नहीं बचाना। हाथ भी ना काटा जाए तो वो किस नहीं, तरीके देखें, से अगर मैंने एक वीडियो बनाई है, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, मेरी अच्छी चली, व्हाट डू यू थिंक हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, इस पे यूट्यूब पे कितनी वीडियोस होंगी इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे? करोड़ों होंगी, मे बी थाउजेंड्स, राइट। तो उन्होंने कॉपी की, मैंने कॉपी की, डजंट मैटर। यूट्यूब किसकी पे चलेगी? टॉपिक्स कॉपी करना इज द ओनली कोई सॉल्यूशन। हैशटैग इंपॉर्टेंट नो होते हैशटैग हैं, नहीं, जस्ट वीडियो टॉपिक एंड आइडिया। तो जो रील चढ़ानी है उस पे हैशटैग कुछ भी नहीं डजंट करना। मैटर एट ऑल। आप मुझे बताएं, आपके सामने जो रील्स आती हैं, हैव यू एवर लुक्ड इनटू कि इसने हैशटैग कौन सा लगाया है, ये मुझे पसंद आ तो रही है। वो तो लिखते तो हैं उसके लिखते एल्गोरिथम हैं। में कि आप But to be हैशटैग very honest, स्ट्रॉन्ग उसकी- लगाएं, हाँ। ठीक है, ये सब कुछ ये वो जरूर। लोग बताते हैं जो शॉर्टकट्स प्रमोट करते हैं, हालांकि ये इसकी हैशटैग एब्सोल्युटली मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट बहुत अजीब सा बनाया है, मतलब अच्छा नहीं कुछ बनाया। लिखे बगैर, कुछ हैशटैग के बगैर भी बंदे अपलोड करेंगे तो इनको शॉर्ट्स पे इट्स ऑल अबाउट हुक। अब हुक की भी 5 किस्में होती हैं, विजुअल हुक, एडिटिंग में क्रिएट की गई कोई हुक, स्पीकिंग हुक, टैगलाइन हुक, और एक और होती है। टैगलाइन क्या हो? टैगलाइन होती है, हमने देखा है कि जब कभी कभी रील आती है उसमें शुरू में ही ऊपर कुछ लिखा होता है, वो यानी लिखना चाहिए। नहीं, कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में ऊपर ही कुछ लिखा होता है कि वेट फॉर इट, या अभी देखना आगे क्या होगा, ठीक है। वो वॉच टिल एंड, वो ऑस्ट्रेलैंड आपने देखा है ना, दैट इज टैगलाइन हुक। हुक होती वही है जो 3 सेकंड में आप शुरू में जिसको यूज करके आप ऑडियंस को कैच कर लो। अच्छा। लेकिन उसकी टाइप्स होती हैं।
कुछ आप शुरू में कभी ऐसा इंट्रीगिंग क्वेश्चन पूछ लेते हो कि वो हम रुक जाते हैं। अपना पर्सनल बिहेवियर आप नोट करें, आप रील्स किस रील पे रुकती हैं, किस पे नहीं रुकती, जिस पे रुकती हैं आप सिर्फ हुक की वजह से रुकती हैं या हैशटैग की वजह से रुकती हैं। उसने कुछ ना कुछ इंट्रीग किया होता है आपके अंदर, कुछ ना कुछ आपकी साइकोलॉजी से प्ले किया होता है जिसकी वजह से आप और उसको ये रोकते जो कुछ लोग कहते हैं कि जो शॉर्ट रील्स होती है उस पर पैसे इतने नहीं आते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू कि पैसे तो फिर आते पैसे हैं, कैसे नहीं कमाएं? पैसे आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस की अगर एक रील comparison पे में 1 कमाते हैं। मिलियन बन गया किसी का, सपोज 1 मिलियन तो views। 1 मिलियन व्यूज हो गया अगर किसी एक शॉर्ट रील पे, तो उसके कितने को पैसे बन अच्छा, जाएंगे उस पे पैसे काफी कम है, अंदाजन वो हंड्रेड्स रुपीज में, ठीक है। हैं? बट पाकिस्तानी but- 100 रुपए या डॉलर कह रहे हैं आप? नहीं, मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ रुपीस, कुछ 100, 300, 500, नहीं, चलो नहीं। 1000। लेट मी कंप्लीट। अच्छा, सीन ये है कि आपने मैं जो सिखाता हूँ ना वो यही सिखाता हूँ कि अगर आपने शॉर्ट कंटेंट बनाना है या लॉन्ग कंटेंट बनाना है, अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को सर्व करें ना, अगर हम पाकिस्तानी उसको देख रहे हैं, तो पैसे जितने एक्स अमाउंट अगर आपकी बननी है, उससे 10x अमाउंट आपकी बनेगी अगर आप यूएस की ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड यूट्यूब ऑटोमेशन? शायद ऑडियंस में किसी ने सुना हो। It is- जिसमें खुद बंदा प्रेजेंस नहीं होता। या ऐसी चैनल्स या ऐसी वीडियोस जिसमें ना आपका फेस सामने जाता है, ना आपकी आवाज़ सामने जाती है। आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस की ऑडियंस को सर्व कर सकते हो। कैसे? एआई को यूज़ करके। थोड़ा सा रुक जाए, श्योर। सिर्फ इतना बता दे, फिर हम वापस इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में आपके इतने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी ना, तो कोई मैक्सिमम कितने को पैसे कमा लेते हैं कोई आपके स्टूडेंट्स में से जो सक्सेस कहानी अभी कर रहा है? बिल्कुल, काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। मैक्सिमम अच्छे नहीं बताने अमाउंट। That would be very fleshy, but I. Come on, you're not taking a name. Okay. Come on, you can say your students. $5,000 कमाने वाला भी है मेरा। $5 लाख पाकिस्तानी कितना हो गया? 13-14 लाख, 12-13 लाख महीने का। महीने का। Take a break. We'll be right back. ओके, वेलकम बैक। मेरे पास साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछ रहे हैं कि हम यूट्यूब के ज़रिए किस तरीके से मालदार हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अच्छा, पैसे छापने की बात हो रही थी, तो ये जो कंटेंट बनाना है यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा तो मुश्किल यही होती है कि एक आम इंसान उसको कंटेंट, सपोज एग्जांपल मैं, ठीक है, अगर आप समझे कि मैं एंकर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे यूट्यूब पे अब एक कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से बनाऊँगी, क्या कंटेंट बना सकती हूँ, क्या आइडियाज़, कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिगनर्स के लेवल पे जाके ना मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी भी आपने यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा कि जिस पे हेल्थ की वीडियो भी हो, उस पर ट्रैवल की वीडियो भी हो, उसके ऊपर आप हॉरर स्टोरीज़ भी डाल रहे हैं, उसके ऊपर आप क्राइम स्टोरीज़ भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यूट्यूब वर्क्स इन नीश फॉर्मेट, यानी आपकी एक नीश होनी चाहिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन एक टाइप ऑफ कंटेंट की वजह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक बंदा जब आपके चैनल पे आए तो नॉट जस्ट वन, बट आपकी वो हर वीडियो पोटेंशियली देख सकता हो, फिर आपका चैनल चलता है। ये नहीं कि आपने कभी कुछ वीडियो बनाई, कभी कुछ वीडियो बनाई, एक वीडियो वायरल चलेगी, जो ऑडियंस उससे आई उसने आपकी दूसरी वीडियो बताइए ना, फिर मेरा कंटेंट क्या होगा? मैं बताता हूँ। अब YouTube पे 500 निशेज़ हैं। आप ट्रैवल पे कंटेंट बना सकते हैं, आप हेल्थ पे कंटेंट बना सकते हैं, आप लग्जरी पे बना सकते हैं, आप लोगों के लाइफस्टाइल पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डोनाल्ड ट्रंप के लाइफस्टाइल पे अगर आप एक चैनल बना लें, विल टॉक अबाउट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स लाइफस्टाइल, और डोनाल्ड ट्रंप की रोज़ कोई न्यूज़ आती होगी, कोई नई ट्वीट आती होगी, कोई नई हरकत वो रोज़ करता होगा। इफ़ यू कैन कवर। तो आजकल तो मेरे नाम पे लोगों ने बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल और तो मेरी रोज की हरकत पे कोई ना कोई अपनी बरकत कमा रहे हैं। सेम यू कैन डू विद, अगर आपको यूएस की ऑडियंस चाहिए ना, तो अगर आप फिजा या मेरे पे कंटेंट बना रहे हैं तो आपको यूएस की ऑडियंस नहीं आएगी। अल्टीमेट गोल इज यू हैव टू क्रैक यूएस ऑडियंस ऑन यूट्यूब, तभी जाके आपका जो इनकम है ना वो 10x 20x पे जाएगी। तो यहाँ पर भी तो लोग, मैं तो देखा है जिनको तो अलिबे पेतट ऐसे भी नहीं आती है, फिर भी वो 40-50 लाख, सुना तो यही है कि पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं, वो पाकिस्तानी, यूएस वाले नहीं। स्टिल आई वुड अगेन सजेस्ट कि वो थोड़ा नंबर है। आप यहाँ के आउटलायर हो जाएं या आप यूएस के एवरेज हो जाएं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ का आउटलायर होना थोड़ा मुश्किल है। अब एक बंदा अगर रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है और उसने कभी इंग्लिश बोली कोई नहीं है, मगर पैसा तो वो भी कमाना चाहता है ना, फिर वो बेचारा कैसे कमाएगा? आप मुझे बताएं। वो तो इंग्लिश बोल नहीं सकता, यूएस को दिखाएगा ही नहीं अपना कंटेंट, उसकी हंडी खाने की, कुकिंग की, कोई चीज़ की कोई क्यों देखेगा? नहीं, अपना वो तो उर्दू बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है। लेट मी टेल यू, अपना तो हमने कुछ भी नहीं, ना हमारे हाथ आ रहे हैं, ना हमारा फेस आ रहा है, हम खुद, हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है ऑन कैमरा। ये तो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं ना? ये मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी बिगनर फ्रेंडली मैनर। आपको एक वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वीडियो आइडिया, ओके, आपको उसका स्क्रिप्ट चाहिए होता है, आपको एक वॉइस ओवर चाहिए होता है जो हम सुनते हैं वीडियो में, कुछ तो हम सुन रहे होते हैं, चैट जीपीटी से मिल जाएगा या ऐसे मिल जाएगा? ठीक है।
हमें विजुअल्स चाहिए होते हैं, सामने कुछ आना तो चाहिए, अगर हमने नहीं आना तो फिर कौन आएगा? वो कहाँ से मिलेगा? मैं बताता हूँ, हमें थंबनेल चाहिए होता है, ये 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं सबको बताता हूँ। आइडिया आपको यूट्यूब से ही मिलेगा या विड IQ एक टूल है, उससे आप आइडिया क्रैक करेंगे, ठीक है? Okay. फिर हमें चाहिए स्क्रिप्ट, अगेन AI। इतना आसान पहले कभी भी नहीं था, पहले बैठ के आर्टिकल्स में से कंटेंट लेना पड़ता था, आपको खुद लिखना पड़ता था। अब चैट GPT आ गया है, आपको सिर्फ थोड़ा सा चैट GPT से स्क्रिप्ट निकलवाना आना चाहिए, वो वेरी इजी है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाता भी रहता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फ्रॉम चैट GPT, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, स्क्रिप्ट आ गया। वॉइस ओवर, गोरी की आवाज़ मैं तो बोलूँगा तो मैं तो ऐसे बोलूँगा, हेलो गाइज वेलकम बैक। हमारा एक्सेंट मैच हो ही नहीं सकता गोरों के एक्सेंट से, पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, हाँ पकड़ा भी जाएगा। तो एक्सेंट आपको गोरों का ही चाहिए, वो आपको 11 लैब्स या कैपकट का कितने लोगों को पता है, उसके अंदर भी वॉइस ओवर की ऑप्शन है। कहाँ पे? उसके अंदर ऑप्शन होती है ऑडियो जनरेट करने की, वॉइस ओवर जनरेट करने की। यस, यू कैन जस्ट पुट अप योर टेक्स्ट देयर और वो आपको उसकी वॉइस निकाल के दे देगा। ओ वाओ, तो कैपकट का मेजर ऑडियंस को पता है। वहाँ से मतलब वो जो स्क्रिप्ट आपने उठा ली जो हमने अपनी ChatGPT AI से से लिया, इसको कॉपी किया और उसको हमने उधर पेस्ट कर दिया और वहाँ से वो जनरेट कर देगा मेल फीमेल जो भी मेल फीमेल, इंग्लिश या बच्चा चाइनीज या बच्चे का किसी चाहिए, भी। बड़े बंदे का चाहिए, कोई अंकल का चाहिए, हर किस्म का वॉइस ओवर आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये भी हो गया। आगे अब विजुअल्स चाहिए, सामने नजर क्या आएगा, हमने तो नहीं जाना। अब इसको कहते हैं कॉपीराइट फ्री मटेरियल। हाँ ना, ये ना स्ट्राइक आ जाए। हाँ, स्ट्राइक आ जाए या आपको कोई इशू आ जाए, ठीक है। अब कॉपीराइट फ्री मटेरियल लेने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, pexels.com, pixabay.com, storyblocks.com, इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको, फॉर एग्जांपल आपको बुर्ज खलीफा का एक शॉट चाहिए, आप वहाँ पे जाके सर्च करें बुर्ज खलीफा, आपके सामने बुर्ज खलीफा की 500 वीडियोस आ जाएंगी, एक इस एंगल से, एक इस एंगल से, एक अंदर से आ जाएगी, एक ड्रोन शॉट आ जाएगी, एक बंदा आगे उसके आगे बैठ के ड्रिंक पी रहा है उसकी शॉट आ जाएगी। 2000 कॉपीराइट फ्री, वो आप भी यूज़ कर सकती हैं, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। वो वीडियोस आपने अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियोस फाइंड करनी है, अगर नहीं भी करनी AI से जनरेट हो जाती है। आप प्रॉम्प्ट दें AI को कि आई वांट अ क्लिप फॉर बुर्ज खलीफा जिसके आगे एक बंदा बैठ के पिना कोलाडा पी रहा है, विद इन सेकेंड्स आपको पूरी फुटेज आ जाएगी, 5 सेकंड की, 7 सेकंड की, वो 5-5 सेकंड्स के आप डिफरेंट जनरेट कराएं, उनको इकट्ठे करवाएं। थंबनेल रह गया, थंबनेल भी AI से जनरेट हो जाता है। AI से चैट GPT को बोलेंगे क्रिएट अ थंबनेल फॉर माय यूट्यूब वीडियो जिसका टॉपिक ये है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं ये लिखूँ। अब ये चैट GPT पेड वाला चैट GPT फ्री वाला भी बना फ्री वाला भी फ्री बना वाला भी देता बना है? देता है, फ्री वाला भी बना अच्छा, देता मगर समटाइम चैट GPT आपका सर बड़ा खाता है। है। सर खाता है, लेकिन आपको उसका सर पहले खा लेना चाहिए। थंबनेल के लिए आधी तो जिंदगी अच्छा, ले लेता इसका भी है। मैं एक हल ऑन स्क्रीन बता सारा दूं। दिन लगे रहो एक थंबनेल के लिए, मैं आपको पागल ना हो इसका जाते हैं। परफेक्ट सोल्यूशन, आप चैट GPT को ही कहें कि मैंने तुझे ही प्रॉम्प्ट देनी है, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे जो मैं तुझे दूं, मेरा थंबनेल ऐसा होना चाहिए। फिर वो आपको ना बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा प्रॉम्प्ट देगा, वही कॉपी करके आप चैट GPT को दोबारा दें, फिर वो आपको अच्छा थंबनेल बना देगा। अच्छा, मेक सेंस? यानी आपने उसको लेमन लैंग्वेज में नहीं कहना क्रिएट अ थंबनेल फॉर मी जिसके अंदर हाँ, एक हाँ, बैकग्राउंड फिर- रेड है, फिर? उसको बोले ये तो है सीन लेकिन मुझे इसका प्रॉम्प्ट निकाल के दो। प्रॉम्प्ट मतलब समझ प्रॉम्प्ट नहीं वो होता है जो AI को समझ में आता है अच्छे से, जिसके अंदर हर डिटेल कवर होती है, बैकग्राउंड ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उस पे तो वो ऐसे तो ये glow लिख पड़ा लिख के देगा ना, क्या लिख के देगा, अब वो लिखा हुआ दे देगा उसके बाद। लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनली लिख के देगा, वही कॉपी करके आप दोबारा चैट GPT को दें। अच्छा, उसी की चीज को पूरा कॉपी हाँ, पेस्ट करके उसको भेज उसको दे। बोलना है कि तुझे कैसे समझ आती है ना वैसे मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे। ओ, Make sense? मतलब लगे रहना मुन्ना भाई, लगे रहना है, चैट GPT के साथ खेलते रहना, तो वो आपको Chat अच्छा GPT AI वाला बना देगा। और वो ऐसा आपको थंबनेल बना के देगा। अच्छा, हफ्ते में कितनी वीडियोस डालनी है हमने? दैट डिपेंड्स ऑन योर कंपटीशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंस्पिरेशन चैनल। कुछ निशेज ऐसी हैं जिसके अंदर रोज़ की एक वीडियो चाहिए, कुछ ऐसी हैं जिसमें रोज़ की 6 वीडियोस चाहिए, कुछ ऐसी हैं जिसमें हफ्ते की एक भी इनफ है। अब ऐसा नहीं हो सकता जहाँ हफ्ते की एक इनफ है वहाँ आप रोज़ की 6 बना रहे हैं, या ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे रोज़ की 6 रिक्वायर्ड है आप हफ्ते में एक बना रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। यू हैव टू फिगर आउट फ्यू कंपेटिटर्स फर्स्ट, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कंटेंट क्रिएशन कि आपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करके उनके रास्ते पे चलना होता है। आपके लिए रोज़ की वीडियोस का आंसर अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, ऑडियंस के लिए अलग होगा, क्योंकि हम चारों अगर मैं हफ्ते की एक एक वीडियो डालनी है तो ऑडियंस को बताइएगा कि कितने को पैसे बन जाएंगे उनके। ऐसा चैनल में आपको मतलब ऐसे भी चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक 4 वीडियोस डाली हैं, उनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी वीडियो चल पड़ी है, ठीक है। वीडियो चलती है तो व्यूज भी बढ़ जाते हैं, व्यूज़ followers बढ़ वीडियो जाते के हैं। पैसे व्यूज़ से आने हैं, सब्सक्राइबर से नहीं आने। सब्सक्राइबर्स आपके 5 मिलियन है, व्यूज़ आपको 500 आ रहे हैं, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, ओह, ठीक है। आपने बाय कर followers लिए, doesn't लोग कहते हैं matter। जैसे मैं बाय कर लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ तो लोग फॉलोअर्स, तो यही देखते हैं ना आपके फॉलोअर्स कितने हैं,
तो वो सिर्फ नहीं क्रेडिबिलिटी के लिए है, वो आपकी एक व्यूज इज इम्पोर्टेंट इन द वीडियो। फॉर मनी ओनली व्यूज। वाह, थैंक यू सो मच साद, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपने बताने की कोशिश की एंड आई एम होपिंग कि अगर आप कोई स्मार्ट हैं, समझदार हैं, तो आज के ये बताए हुए कंटेंट से आप माल छाप सकते हैं। दूसरी बात, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, पैसा कमाइए। इतनी डिटेल में जाके हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है और नो डाउट आप वो कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। जब एक लड़की होती है, उसको किचन में पहली मर्तबा जब खड़ा किया जाता है तो उसको हांडी बनाने का कुछ नहीं पता होता कि हल्दी डलनी कब है, तो प्याज को कितना लाल करना है, ठीक है, ब्राउन करना है या पिंक करना है, तो कुछ नहीं पता होता। तो अब देख लें तो जो फिर वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, हांडियाँ ऐसी ऐसी पका रही होती है, पूरे ख़ानदान में उनका नाम होता है। तो हर कोई पहली ज़िंदगी में जब पहली बार कुछ ट्राई करता है तो न्यू होता है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस और लाइफ की जो ये हैक्स है, जब आप इनको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आपका लाइफ गोल चेंज हो जाता है। आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, कमा लेते हैं और वो कहते हैं ना, उखाड़ लेते हैं। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पित्ते की पत्थरी के बारे में। हम मोस्टली गुर्दे की पत्थरी का जिक्र कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं, मगर वैसे मैंने इसके ऊपर भी बहुत शोज़ किए हैं, मगर मुझे लगता है बार बार थोड़ा सा अवेयरनेस हमें इस बारे में देनी चाहिए कि पित्ते की पत्थरी भी बहुत ख़तरनाक होती है। अगर उस पत्थरी को आप नहीं निकालें, ख्याल ना करें, तो पित्ता निकलवाया जा सकता है। और कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता कि पित्ते की जो पत्थरी है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको क्या सिचुएशंस हो रही है। तो हमारे पास आज इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद फारूक साहब हैं, जर्नल सर्जन भी हैं, और आज हमें बताएंगे कि क्या साइंस होते हैं कि एक आम आदमी को पता चल सके कि उसको जो है वो पित्ते की पत्थरी हो गई है या होने वाली है, और कौन सी स्टेज जो है वो है इसकी, और किस हद तक इसका इलाज मुमकिन है, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस जिसमें इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये पित्ता आपको निकलवाना पड़ेगा। सुनने में ये आता है कि पेट में दर्द होता है पथरी की वजह से। अब आम पेट में दर्द में और जो पथरी जो पित्ते में हो जाती है उसके पेट के दर्द में क्या क्या फ़र्क होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने क्या शर्ट पहनी है? थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस शर्ट, गुड ड्रेसिंग। अब इसी हिसाब से आप ये बताइए कि जो आम आदमी है उसको कैसे पता चलेगा है कि उसके पित्ते में जो है वो पथरी हो रही है, होने वाली है या हो गई है? अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या अहम चीज़ है, वो जो भी आम आदमी है उसको बहुत ज़्यादा डकार आ रहे हों, सीने में जलन हो रही हो, राइट साइड दाएं साइड पे पसलियों के पास दर्द हो रही हो, या पेट में दरमियान में सेंटर में दर्द हो रही हो, और ये कुछ अलामत है। इसके बाद जब बंदा खाना खाता है, जिस तरह कोई फ्राइड चीज़ें, तली हुई ग़िज़ा खा लेता है, ज़्यादा फ़ैट वाली ग़िज़ा खा लेता है, उसके बाद भारीपन आ जाए, तबीयत में ख़राबी, बोझलपन आ जाए, तो फिर उसके वो ये अलामत है जिनमें उस पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को उसके लिए सोचना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि कहीं मुझे पित्ते की पथरी तो नहीं होगी। और उसमें आम तौर पे जब पहली दफ़ा जाते हैं, अक्सर इसके और जो ये एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ है, जो मैदे में तेज़ाबियत है, दोनों के अलामत मिलती हैं आपस में, और जिसकी वजह से होता ये है कि मरीज़ उसकी दवाइयाँ लेता रहता है। और अगर आपकी मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ज़्यादा विज़िट्स बढ़ गई हैं, सपोज़ आप हर एवरी वीक जा रहे हैं, या आपको मेडिसिन के अलावा आपकी इलाज ठीक नहीं हो रहा, आपकी अलामत ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको पित्ते की पथरी के लिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मुआयना करवाना चाहिए। और उसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो कि आजकल हर जगह पे अवेलेबल है। और इसमें जब पित्ते के लिए अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए तो उसमें ये चीज़ रखनी चाहिए ज़हन में कि कम से कम 6 घंटे कुछ खाया ना हो, पानी पीने की इजाज़त है, खाया ना हो, और फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, तो फिर उससे पित्ते की पथरी की तशख़ीस हो जाती है। अगर पित्ते की पथरी हो गई है किसी इंसान को, तो क्या ये इतनी डेंजर कॉज कर सकती है कि पित्ते को निकालना ज़रूरी हो जाए? अच्छा, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पित्ते में पथरी हो जाती है तो इसमें हमें पित्ते को निकालना पड़ता है, ठीक है, और ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज नहीं निकलती। पथरी नहीं निकलती। पथरी सुर पित्ते से सब निकलती है जब आप कोई खाना खा लेते हैं, जैसे उसमें तली हुई चीज़ें खा ली, अपने फ्राइड चीज़ें खा ली, या ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खा ली, तो जब पित्ता इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है अपने जूस रतूबत को अंतड़ियों में डालने के लिए, तो उस टाइम पे फिर जो पित्ते में पथरियाँ हैं वो निकल के इसकी नाली में फंस सकती हैं,
और इस नाली से गुजर जाएं तो दर्द होती है, अगर फंस जाएं तो शदीद तकलीफ़ होती है, जिसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और अगर ये पथरी पित्ते सर की ये बन के क्यों जाती है? इसमें ऐसी कौन सी हम गलती करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से ये जो बन जाती हैं? जी, इसमें आजकल हमारी जो आजकल की ग़ज़ा है उसमें सबसे ज़्यादा तो ये जिसे हम आप कहेंगे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, फ्राइज़ हो गए, और ये जितने इनसे भी बनती हैं सिर्फ इन फास्ट फूड्स और इनके अंदर इनमें ऐसी फैट क्या कंटेंट चीज़ और होती जो है? देसी ग़ज़ाएँ हैं जिसमें देसी और मुरगन ग़ज़ाएँ जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, जो ऑयल तैर रहा होता है, जिसे उर्फ़ आम में लोग कहते हैं तरी डाल दो, मेरे सालन में तरी डाल दो। जैसे आपका अक्सर आप होटल पे जाते हैं निहारी तो खाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, लोग कहते हैं ये मेरी कौरमा प्लेट, खाते हैं तो हाँ, तरी का दिल करता तो है। वो कहते हैं जी, कहते हैं वो मेरी प्लेट ले आयो, खाली ले आयो, जो तरी डाल के लेके आओ। अब मुझे दोबारा लेकर नहीं, तरी क्यों नहीं डाली? ऐसे ही है। So that is one of the most important risk factors for making of तो gallstones. इसका मतलब है ये जो ज़्यादा ऑयल, एक्सेस ऑफ ऑयल, किसी किस्म की तरी वगैरह खाने उसकी वजह से बनती जी है। बिल्कुल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से बनती हैं। और दूसरा इसमें कुछ लोगों फैमिलीज़ में जेनेटिक हिस्ट्री होती है, मौरूसी, उसमें भी फैमिलीज़ में भी बननी शुरू हो जाती सर हैं। थोड़ा और डिटेल बताइएगा, जब ये हम ऑयल वगैरह इस तरह तरी वगैरह खाते हैं तो फिर ये पथरी में कन्वर्ट कैसे होती है, ये कैसे डेवलप होती है ऑयल से और शोरमा से? और अच्छा, उसमें ये है कि जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, जब हमारी फैटी या ये चर्बी वाली ग़िज़ा मैदे के अंदर पहुंचती है तो मैदे से जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं वो पित्ते को श्रिंक करते हैं। ये जैसे आपने मेरे सवाल पूछा है तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, सो ये जो ग़िज़ा है, चर्बी वाली ग़िज़ा या ऑयल वाली ग़िज़ा, जैसे ही मैदे में जाती है तो इसका जो पित्ता है वो जवाब इस तरह देता है कि वो अपनी जो रतूबत है उसको मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर पहुंचाता है। ठीक है जी। अब जब ये पहुंचाता है, इसको हज़म कर देता है। इसमें अगर तो जितनी प्रोपोर्शनेट है ग़िज़ा और उतनी रतूबत आ गई है तो ये प्रॉपर हज़म हो जाएगी, निज़ाम का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। और जब अगर इसमें रतूबत कम है, उसकी डाइजेशन ठीक नहीं हो रही, कम रह रही है, तो फिर उसके अंदर पथरियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी वजह यह पथरी बनने की, एक तो ये ग़िज़ाई वजह है और दूसरी वजह यह कि पित्ता ख़ुद से बीमार हो जाता है। अगर हम मेडिकली देखें तो पित्ता जो है उसका अपना फंक्शन सिर्फ ये है कि जो जिगर की रतूबत, वो जिगर जो रतूबत पैदा करता है उसको वो स्टोर करता है। अब तकरीबन 24 घंटे के अंदर हम देखें तो जो रतूबत पैदा होती है वो तकरीबन 500 ml तक होती है और पित्ते की कैपेसिटी होती है 50 ml। ठीक है जी। तो अब ये 500 ml को 50 ml में कन्वर्ट करना ये पित्ते का काम है। इसे करके तो ये स्टोर अपने अंदर करता है और जैसे ही आप खाना खाते हैं और उसके नतीजे में ये अपनी वो रिलीज़ कर देता है। अब जब पित्ते का ये फंक्शन, जो इसको 500 को 50 में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन है, वो ख़राब हो जाता है तो फिर उसके अंदर ज़्यादा देर के लिए ये जो बाइल है वो रहना शुरू कर देता है। और वो जब बाइल साल्ट्स होते हैं, जब उसके अंदर वो रह जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये प्रोसेस एक दफ़ा शुरू हो जाता है, चूँकि पित्ता बीमार है, उसकी एबिलिटी कम हो गई है, तो फिर स्टोन ज़्यादा बनते जाते हैं। और इस तरह करके तो ये तो प्रोसेस है जो पित्ते का है। इसके अलावा काफ़ी सारी और बीमारियाँ भी हैं जिनकी वजह से। किस स्टेज के ऊपर जाकर ये जो है काबिले इलाज नहीं रहता, किस लेवल पे जाके ये काबिले इलाज रहता है, ये भी बता दें। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है काबिल इलाज, जैसे ही आपकी तशख़ीस हो गई, आपको बार बार विज़िट्स हो रही हैं, आप तेज़ाबियत नहीं हो रही, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, पिट्टे में पथरियाँ आ गई हैं, तो फिर अब उसमें पथरियाँ हमारे पास दो तीन तरह की होती हैं। और जो अगर ये तो उनके स्ट्रक्चर के वाइज और फंक्शन के मुताबिक, कुछ छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, कुछ एक ही पत्थर बड़ा होता जाता है। तो जब आपके पित्ते में पथरियाँ छोटी छोटी हो जाएं तो फिर उसमें हम एडवाइस करते हैं कि जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आमतौर पे स्टोन नीचे पास करते हैं, उन्हें हम स्टोन पासर्स कहते हैं। अगर ये पास करें स्टोन्स तो उसमें फिर लबलबे की नाली अगर बंद हो जाए तो लबलबे की सोजिश भी हो सकती है, जो कि एक बड़ी मूजी बीमारी है। और इसलिए उन लोगों में जल्दी, और जो जिनमें एक सिंगल स्टोन होता है उनको भी सर्जरी जल्दी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका अगर अटैक आएगा दर्द का तो बहुत शदीद होगा, क्योंकि आँखें पित्ते का मुंह बंद हो जाएगा और जब पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करेगा ग़िज़ा के खाने के नतीजे में तो वो बाहर निकाल नहीं सकेगा और वो जो क्रैम्पिंग पेन होगी वो बहुत शदीद होती है।
अच्छा, अब ये पित्ता निकल गया सपोज, ठीक जी, है, बिल्कुल। और अब आम इंसान जो है जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल थी, खा रहा था, पी रहा था, जी रहा था, वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, क्या ये सारी चीज़ें वैसी अवेल कर सकेगा अपनी लाइफस्टाइल वैसी? ये आपने मुझे ब्रेक के बाद जवाब देना है सर, ठीक जी है? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि अगर पित्ता निकाल दिया किसी आम इंसान का, तो क्या जो लाइफस्टाइल वो जी रहा था उस तरीके से जी सकेगा, वैसे खा सकेगा, जिम जा सकेगा, वॉक कर सकेगा? जी बिल्कुल, ऐसे आप पित्ता निकाल दें, आप ये सारे काम कर सकते हैं, बल्कि हम तो सर्जरी के 6 घंटे के बाद पेशेंट को कहते हैं बिल्कुल अप एंड अबाउट ना, यू कैन वॉक एंड डू योर रूटीन लाइफ। आप जिम के लिए उसमें वही से 2 वीक्स तक आप जिम में चले जाएं, अदरवाइज़ और खा पी भी आप बिल्कुल सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि आपको जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो 2 से ढाई महीने के लिए वो कम खानी है, ताकि आपका बॉडी उसको अडॉप्ट कर जाए। क्योंकि पित्ता जो नॉर्मली आपने स्टोर हाउस है जिगर की रतूबतों का, वो तो उधर से निकल गया है। अब हुआ ये कि फैक्ट्री उधर है, फैक्ट्री जो कि जिगर है बाइल की, वो तो उधर है, स्टोर निकल गया। अब बॉडी ने अडॉप्ट करना है स्टोर के बगैर काम करने का, वो तकरीबन 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद नॉर्मल खाना जो है वो डाइट पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पित्ते में थोड़ी पथरियाँ थी और पित्ता पार्शियली काम कर रहा था। जिन लोगों के पित्ते में इतनी पथरियाँ हैं कि वो सिर्फ बैग ऑफ स्टोन्स ही है, पथरियों की थैली है, उनका पहले ही नॉन फंक्शनल था, तो अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे विल बी इन देयर रूटीन लाइफ। तो इसलिए आप पित्ते के ज़ख़म भरने के बाद खाना भी नॉर्मल खा सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप स्विमिंग भी कर सकते अच्छा, हैं। मैंने सुना है जब पित्ता निकाल देते हैं तो फिर उससे आपको गर्मी बहुत लगती है, इज़ दैट राइट? मतलब हीट शॉट्स आते हैं? नहीं, उसमें कुछ, इसमें ये तो इससे मेरा ख्याल चूल्हे है पे कोई unrelated- खड़ा हो जाए, कुकिंग करे तो उनको नहीं, बहुत ज़्यादा unrelated है। प्रॉब्लम्स होती है पित्ता निकालने पे। हाँ, इसमें फिजा पहले जैसे कहते थे इधर गुस्सा बड़ा चढ़ता है, इधर पित्ता गर्म हो गया या ख़राब हो गया। तो अब ये ज़रूर है कि पित्ता निकालने से गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन ये जो गर्मी है वो तो नॉर्मली लगेगी, उसका पित्ते से वो मौसम पे डिपेंड कोई करता साइड है। इफेक्ट तो होते होंगे, कोई साइड इफेक्ट तो होते उसमें साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो आपकी हाई फैट कंटेंट है या फ्राइड चीज़ें हैं या तली हुई चीज़ें हैं, उसमें खाने में इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बंदा कोई एथलीट है और वो इस तरह से रनिंग करना चाहता है तो सब कुछ कर सकता है? जी, सब कुछ कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सारा हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक स्टैंडर्ड हमारी चीरे वाली सर्जरी है और एक की होल सर्जरी है जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अब थोड़ी सारी लिमिटेशन मूवमेंट की अगर चीरे वाली हो तो फिर करवाते हैं, वो उसमें आ सकती है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो इवन आप सुबह के टाइम करें, शाम को पेशेंट को घर भिजवा देते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बाकी रह गई अब ये कि एक इधर से इम्पॉर्टेंट इशू ये आता है कि आपने चीरे वाली सर्जरी करवानी है या पित्ते वाली सर्जरी, की होल लेज़र या जिसे उर्फ़ में लोग लेज़र सर्जरी कहते हैं, वो करवानी है। तो अब इसमें मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये कि आप जिस सर्जन के पास जा रहे हैं, आप उसकी सर्जन को जो आती है अच्छी, उससे वो करवा लें। और अच्छा, आपने एक और चीज़ बोली थी कि पेट का दर्द और पित्ता का जो प्रॉब्लम का वजह से जो एक पेट में दर्द होता है, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मुश्किल होती है आपको पता इसमें करना जो कि वो अगर आप चीज़- टिपिकली करें तो इसको आप उर्फिया में हार्टबर्न कहते हैं, तेज़ाबियत हो गई है, खाना मुंह में खट्टे डकार आते हैं सुबह के टाइम पे, जो कि रिफ्लक्स उसमें की पेट दर्द के साथ ये सारे पेट दर्द में ऊपर पेट के ऊपर वही हिस्से में ख़ासतौर पर लेफ़्ट साइड पे या दरमियान में जो सेंटर में पेन होती है, उसमें आपको समटाइम्स पित्ते की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो जिसको हम उर्फे मतलब ऐसा लगता है जैसे स्टमक में पेन है। स्टमक में पेन है, उसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया कहते हैं इस वाली अलामत को, और इसमें अगर पोर्शन दिया जाए तो ये गाल ब्लैडर डिस्पेप्सिया भी तो होता लोग है। तो इसको जैसे ही जब शुरू होता है तो मुझे लगता है राइजिक वगैरह भी लग जाते होंगे, हाँ, क्योंकि समझ नहीं आती हमारे डकार वगैरह भी नॉर्मलाइज करने के लिए, जी, उसे बिल्कुल। ठीक होता है? अगर तो वो जैसे सिर्फ मैदे की प्रॉब्लम है या पेट की तेज़ाबियत की प्रॉब्लम है तो वो राइजिक से ठीक हो जाता है। एक पेन जो कि राइजिक से को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट राइजिक लेना पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए पित्ते की दर्द या उसकी बीमारी के लिए उसकी तशख़ीस के लिए जाना सर चाहिए। फ्रीक्वेंट से क्या मुराद है? एक दिन में 3 ले लें, 5 ले लें, या फिर अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जो राइजिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी डोजेज जो है ना गलत यूज़ की जाती है। अच्छा। अगर 20 मिलीग्राम वाला राइजिक है तो वो आप दिन में 2 कैप्सूल ले सकते हैं, यानी अच्छा। सुबह और शाम।
और अगर 40 मिलीग्राम वाला कैप्सूल है जिस राइजिक है या मेप्राजोल है तो उसको आप दिन में 1 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ये इसकी स्टैंडर्ड मेडिकल डोज है। और अगर इससे भी आराम नहीं है तो फिर फ़ौरन पित्ता चेक करना अगर है इससे चाहिए। आराम नहीं आ रहा और जो मेडिसिन है अपने मुआलिज से रुजू करें और फिर उससे पित्ते की प्रॉब्लम के लिए रुजू करें। हाँ, और ये उन केसेस में है जिनमें पित्ता मौजूद है। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम पित्ता निकलवा दिया हुआ है फिर भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मदद से या फिर आप अपर एंडोस्कोप मुंह में कैमरा डाल के उसकी मैदे की तशखीस सर आखिरी करवाएं। सवाल बिल्कुल कि अगर आपका पित्ता निकल जाए या पित्ते में प्रॉब्लम्स आ जाए तो रेगुलर इसकी मेडिसिन खानी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पित्ता रेगुलर निकलने के बाद खानी है? पित्ता निकलने के बाद कोई भी मेडिसिन रेगुलर नहीं खानी पड़ती। नॉर्मल लाइफ में जी, वापस नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। ओके, चलिए जी। खाने में अगर कोई परहेज़ है तो वो भी बता दें। खाने में परहेज़, एक तो लो फैट डाइट, तली हुई और फ्राइड चीज़ें कम, जिसके अंदर सारी फास्ट फूड वगैरह आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं जो कि हाई फ़ैट कंटेंट होता है। अगर और दूध में आ जाते हैं तो आप लो फैट मिल्क ले लें। और अगर किसी को एक्टिवली पित्ते की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मना है। क्योंकि और दूसरी बात मैं आपको बताना मना इसलिए कि एक दफ़ा आपको दर्द होगी अगर पित्ते की, तो अगर दूसरी दफ़ा ठीक हो गए आप और आपने सर्जरी नहीं करवाई तो दूसरी दफ़ा जो अटैक होता है वो पहले से सीवियर होता है। इसलिए हमें कम से कम एक अटैक के बाद अगली दफ़ा के लिए उसकी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का पूरा प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव था हमेशा की तरह। आई होप आपको हमारी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी होगी। कल भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो।